नमस्कार। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? तो इनमें से कौन-सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? तो देख लेते हैं। पहला विकल्प है मगरा और खेरी, ये दोनों भेड़ की नस्लें हैं। पूगल और नाली, ये भी भेड़ की नस्लें हैं। चोकला और सोनाड़ी, ये भी भेड़ की नस्लें हैं। तो मगरा, खेरी, पूगल, नाली, चोकला और सोनाड़ी, ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। और चौथा विकल्प जो है, और चौथे विकल्प में जो नाम है, जमुनापुरी और मालवी, दरअसल ये जो शब्द है वह जमुनापुरी नहीं है, जमुनापारी है। तो जमुनापारी और मालवी, ये भेड़ की नस्लें नहीं हैं। जमुनापारी बकरी की नस्ल है और मालवी गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। तो जमुनापारी बकरी और मालवी गाय। तो विकल्प 4 सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? तो जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है 2011 और 2001 का और उनके बीच का अंतर। तो 2011 का जो जन घनत्व है वह है 200 और 2001 में राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 165। तो +35 का इजाफा हुआ है। तो विकल्प 1 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम था। अवरोही क्रम पूछा गया है, यानी बढ़ते से घटता। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम है, हनुमानगढ़ में सबसे अधिक, हनुमानगढ़ के बाद श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद चित्तौड़गढ़ और फिर बूंदी। तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। विकल्प 4 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ खनिज है और दूसरे तरफ खनन क्षेत्र। सबसे पहला विकल्प है लौह अयस्क और नाथ की नेरी। तो यह गलत है। नाथ की नेरी का संबंध लौह अयस्क से नहीं है, नाथ की नेरी का संबंध अभ्रक से है, अभ्रक से। तो विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। आगूचा गुलाबपुरा बहुत ही प्रसिद्ध है। आगूचा गुलाबपुरा ये सीसा जस्ता से संबंधित है। खोदरीबा तांबा से संबंधित है। खोदरीबा तांबा, आगूचा गुलाबपुरा सीसा जस्ता और काला खूंटा बहुत प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज से संबंधित हैं, मैग्नीज से काला खूंटा। विकल्प 1 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में सीमेंट प्लांट का नाम है और सूची 2 में संबंधित ज़िले का नाम है। तो विकल्प 1 है श्रीराम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट, तो श्रीराम सीमेंट यह कोटा ज़िले में स्थित है यह प्लांट। दूसरा है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट बूंदी ज़िले में स्थित है। आदित्य सीमेंट, इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। चौथा जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसका संबंध सिरोही से है। तो श्रीराम सीमेंट का संबंध कहाँ से है? कोटा से। एसीसी सीमेंट का बूंदी से, आदित्य सीमेंट का चित्तौड़गढ़ से और जेके लक्ष्मी सीमेंट का सिरोही से। तो ये सही सुमेलन है। हमारा अगला सवाल है, जिया ने, ये मनोविज्ञान का जो सेक्शन है, खंड है, वहाँ शुरू हो चुका है। जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर
अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है। जिया, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी, जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? तो जिया, उसने अपने पैर खो दिए दुर्घटना में और वह अब देख रही है अवनी लेखरा को, जिन्होंने पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ किस प्रकार की समायोजन युक्ति है? तो औचित्य स्थापन नहीं है, प्रक्षेपण नहीं है, प्रतिक्रिया निर्माण भी नहीं है, क्योंकि ये सभी सकारात्मक नहीं है। ये जो कार्य जिया के द्वारा किया गया वह बहुत ही सकारात्मक है। उसने अपनी परिस्थिति को एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की है। तो यह कहीं न कहीं तादात्म्यकरण है, आइडेंटिफिकेशन है, यानी अपनी जो स्थिति है, अपनी जो दशा है, अपनी जो पहचान है, उसे कहीं न कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश की है अन्य सकारात्मक दशा से। तो बी यानी तादात्म्यकरण या आइडेंटिफिकेशन इसका सही उत्तर है। जबकि औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण ये कहीं न कहीं बहानेबाजी के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो कौन से कथन सही नहीं हैं यह छांटने के लिए कहा गया है। विकल्प अ, लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है। यह गलत कथन है, क्योंकि जो किशोरावस्था शुरू होती है वह लड़कियों में पहले शुरू होती है और लड़कियों में 1-2 साल पहले शुरू होने के बाद लड़कों में किशोरावस्था का आगमन होता है और लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ कथन असत्य है। कथन ब, किशोरावस्था में स्वरयंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। नहीं, लड़कों में स्वरयंत्र का जो विकास है वह अधिक तेज गति से होता है और आकार जो होता है वह समान नहीं होता। लड़कों के स्वरयंत्र का आकार बड़ा होता है। तो यह भी गलत कथन है। तो अ और ब ये दोनों गलत कथन हैं। कथन स देखते हैं, किशोरावस्था में वसामय या जिसे कहते हैं सिबेसियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। यह बात सही है। तो किशोरावस्था में जो सिबेसियस ग्लैंड है या जो सिबेसियस ग्रंथि है उसका स्राव बढ़ जाता है। यह बात सही है। द कथन, लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। तो यह बात सही है। उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी प्रजनन परिपक्वता आ जाती है लगभग किशोरावस्था में। तो अ और ब ये सही उत्तर है और कथन गलत है। हमारा अगला सवाल है, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है नियोजन, निर्देशन, समन्वय और संगठन। तो इसे अंग्रेजी में देख लेना चाहिए। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या अर्थ होता है? तो प्लानिंग का अर्थ होता है ब्रॉड आउटलाइनिंग ऑफ थिंग्स टू बी डन, यानी किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना क्या है? प्लानिंग है, या हिंदी में कहें तो नियोजन है। इसके उपरांत जो डायरेक्टिंग है यानी जो निर्देशन है, निर्देशन क्या है? तो इश्यूइंग स्पेसिफिक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो निर्देशन क्या होता है? विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, ये निर्देशन है। और कोऑर्डिनेटिंग यानी जो समन्वय है वह क्या है? तो इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क। तो कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, तारतम्य स्थापित करना, यह है समन्वय। और जो अंतिम विकल्प है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का संबंध है स्टैब्लिशिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। यह है संगठन या ऑर्गेनाइजिंग।
हिंदी में कहें तो प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। तो जो औपचारिक संरचना स्थापन का कार्य है वह संगठन के अंतर्गत होगा। तो यह तो विकल्प अगर देखा जाए तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। तो सवाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, NSE यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का स्ट्रक्चर पूछा गया है कि संरचना पूछी गई है। तो इसकी संरचना होती है 1+14 यानी एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। हमारा अगला सवाल है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ अध्यायों के नाम दिए गए हैं और हमें उनका सुमेलन करना है उसकी क्रम संख्या से। तो देख लेते हैं। सबसे पहले विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, इसका वर्णन किया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत। दूसरा, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, इनका वर्णन है अध्याय 3 में। तीसरा, बालकों के अधिकार का संरक्षण, यह वर्णन है अध्याय 6 में। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, इसका वर्णन किया गया है अध्याय 5 में। तो ये हैं अध्यायों की क्रम संख्या का सुमेलन उनके नामों से। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, इनका वर्णन है अध्याय 4 में। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, देखिए इसमें 3 जनों की चर्चा की गई है, 3 लोगों की चर्चा की गई है। पहला समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, तो 3 लोग और तीसरा ही पाठ। तो यह अध्याय 3 है। अध्याय 4 है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, यह अध्याय 5 है। और बालकों के अधिकार का संरक्षण, यह है अधिकार 6। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? सबसे पहले परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, अंग्रेजी में देखना उचित रहेगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो जो परिकल्पनात्मक तर्कणा है वहाँ आ जाती है किशोरावस्था में, यह सही है। इमेजिनरी ऑडियंस यानी काल्पनिक दर्शक, तो बालक किसी न किसी काल्पनिक इकाई को सोचकर अपना व्यवहार करता है और ऐसा सोचता है कि कोई मुझे देख रहा है, जबकि कोई होता नहीं है, ये उसकी कल्पना है। तो यह किशोरावस्था में होता है, तो यहाँ सही है। पर्सनल फैबल यानी व्यक्तिगत कथा, तो उसकी अपनी कहानियाँ होती हैं, कहानियों की कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाओं की श्रृंखलाएं होती हैं, तो यह भी होता है किशोरावस्था में। तो ABC ये तीनों सही उत्तर हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है यानी वस्तु स्थायित्व है, ये बालक किशोरावस्था से पहले ही प्राप्त कर लेता है वस्तु स्थायित्व, तो यह सही उत्तर नहीं है। तो ABC यानी विकल्प 4 सही उत्तर। वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या होता है कि जैसे वस्तु अस्थायित्व का अर्थ होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जब बालक बहुत छोटा होता है और कोई वस्तु आप उसके सामने रखें तो उसको याद रहेगी, लेकिन जब आप उसके समक्ष यानी उसकी आंखों के सामने से वह वस्तु हटा लेते हैं तो वह भूल भी जाता है। तो यह होता है वस्तु अस्थायित्व और इसका उल्टा होता है वस्तु स्थायित्व। अगला सवाल है, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए हैं।
वह उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस तरह की नेतृत्व शैली कहलाती है। तो बहुत ही आसान है, जनतंत्रीय या डेमोक्रेटिक स्टाइल। हमारा अगला सवाल है, शिक्षावाणी कार्यक्रम के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो शिक्षावाणी कार्यक्रम के लिए जो शिक्षण सामग्री है उसका निर्माण कौन करता है? तो यह किया जाता है SCERT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा। तो यह जो है यह स्टेट को दिया गया विषय है, यानी शिक्षावाणी का जो पूरा प्रबंधन है वह स्टेट करता है। तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है SCERT, उसके नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाएं जो है वह शिक्षावाणी और उसकी जो शैक्षिक सामग्री है उसका निर्माण कार्य करती हैं। तो विकल्प 2 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो यह है RSCERT यानी राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमारा अंतिम सवाल है, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपस्थित होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है, यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो स्पष्ट है, मानसिक विन्यास के नियम को यह प्रदर्शित या संदर्भित करता है। मानसिक विन्यास का नियम या लॉ ऑफ मेंटल सेट। तो ये थे हमारे आज के सवाल। अगले 10 सवालों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।